हाँ जी बेटा, तो हमारे सामने एक सिंपल सा टॉपिक है जिसका क्या नाम है बच्चों बताओ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है शेयर्स का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शेयर का मतलब होता है पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। जब कभी भी कंपनी पैसा रेज करना चाहती है तो कंपनी दो तरीके से पैसा रेज कर सकती है। आइदर कंपनी कैन इशू शेयर्स और कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स। जब हम शेयर्स के रूप में पैसा रेज करते हैं तो इसका मतलब है कंपनी मालिक बनाने के मूड में है, कंपनी जो है ओनरशिप देगी। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी एप्लीकेंट्स हैं, कंपनी उनको ओनरशिप देने वाली है। बट जब कंपनी क्या करती है, पैसा रेज करती है इन दी फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि कंपनी लोन के रूप में अगर पैसा लेना चाहती है, कंपनी कहती है भाई इस बार हम आपसे जो है हम आपको मालिक नहीं बनाना चाहते हैं, हम आपसे लोन लेना चाह रहे हैं, अगर आप प्लीज़ हमें लोन दे दोगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, हम उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देंगे, आपका पैसा वापस करेंगे। तो कंपनी क्या इशू करती है बेटा, डिबेंचर्स इशू करती है। समझ में आई बात या नहीं? अब जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो आप सभी बच्चों को एक बात पता है, शेयर्स दो तरीके के होते हैं। शेयर्स बताओ कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। सुना होगा आप लोगों ने ये। बताओ कौन कौन से टाइप के शेयर्स होते हैं, जल्दी से बताओ सभी बच्चे फटाफट। इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा मुझे मेन डिफरेंस बताएगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर? के अंदर मेन डिफरेंस क्या रहता है? इक्विटी शेयर्स में मतलब जब प्रॉफिट आता है तो प्रेफरेंस शेयर के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, शाबाश। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रेफरेंस शेयर जैसे कि नाम में ही चले जाओगे, प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर द होल्डर ऑफ विच हैव द फॉलोइंग टू राइट्स। जिनके होल्डर्स के पास दो मेन राइट्स रहते हैं, और वो दो मेन राइट्स कौन से रहते हैं? फर्स्ट मेन राइट रहता है राइट ऑफ गेटिंग द डिविडेंड। डिविडेंड विल बी फर्स्ट पेड टू द, कहता है कि भाई डिविडेंड पहले हम किसको देंगे बेटा, बताओ किसको देंगे हम डिविडेंड? पहले हम देंगे डिविडेंड, वी विल पे द डिविडेंड टू कौन से होल्डर को? फटाफट बताओ सारे बच्चे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। आई थिंक कैमरा में शायद कुछ छेड़खानी हो गई, कोई नहीं मैं करता हूँ उसको, एक मिनट। आवाज तो आ रही है, आवाज भी नहीं आ रही, जल्दी बताओ। हेलो, एक मिनट। चलो, हाँ जी, तो मैं आपको समझा रहा था इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर की, कंपनीज एक्ट में ये डेफिनेशन दी गई, इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। यानी कि हमें प्रेफरेंस शेयर को जानना जरूरी होता है। प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स जिनके होल्डर्स के पास दो मेन राइट रहते हैं, और वो दो मेन राइट क्या है? फर्स्ट राइट रहता है कि दे विल गेट डिविडेंड फर्स्ट बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस का मतलब ही प्राथमिकता होता है। और दूसरा क्या होता है, कल को जब कंपनी वाइंड अप होती है, कल को जब कंपनी बंद होती है, तो ध्यान रखना, पहले पेमेंट जो कैपिटल का पैसा वापस किया जाता है, वो पहले हम किसको पे करते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। समझ में आई? ये हो गया। इसके अलावा जितने भी जो शेयर होल्डर्स बच जाते हैं, या जितने भी जो शेयर बच जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर। अब अगर मैं आपको बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर में आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ये आप कंपनी लॉ में भी पढ़ रहे होगे, ऐसी बात नहीं है। फिर जो और लेकिन अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स का, जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो क्या होता है? प्रॉफिट्स के हिसाब से क्या रहता है? फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो आपको ज्यादा रेट डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी ने कम प्रॉफिट कमाया तो आपको कम। यानी कि जो डिविडेंड की रेट है वो हर साल मेरी बेटा क्या होती रहती है? फ्लक्चुएट होती रहती है। किसके केस में? इक्विटी शेयर में। बट प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा नहीं होता। दूसरा मैं आपको बताऊं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट रहता है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एज सच कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, वो खाली एक्सेप्शनल केस में मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो, जो है वो कर सकते हैं, बेसिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है जी, कोई दिक्कत यस वाली सर। बात ऐसी नहीं है, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज समझा रखी है कि देखो इक्विटी शेयर्स के, अभी हमने पैसा रेज कर लिया, एक मिनट का मुझे टाइम दो, इस पे मैं इस फाइल पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, तो मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा। ये आईसीआई वालों ने लॉक करी है फाइल, तो मुझे एक मिनट का टाइम दे दो, बस मैं इसको अनलॉक कर दूं, गूगल से आके अनलॉक करना पड़ेगा। वैसे मैं बता दे, हाँ जी बच्चों, चलो अब हमारे पास आई थिंक फाइल आ चुकी है, ठीक है। एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। थैंक यू भाई।
अब देखो दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? यस सर। हाँ तो हम इस पे लिख पाएंगे, ठीक है। जितने बच्चों का रिडम्पशन और डिबेंचर बीच में रह गए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन में ही एक क्लास ले लूंगा जिसमें तीनों सेक्शन की अलग अलग ले लूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा जब ऑफलाइन में क्लासेस शुरू होंगे तब करवा दूंगा। थोड़ा सा ही बचा हुआ है वो, 1 या 2 क्लास का चैप्टर मुश्किल बचा हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर हम डेली पढ़ा करेंगे 2 घंटे के आसपास, सो दैट हमारी कवरेज अच्छे से हो जाए। अच्छा सर, आपने इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग हमें काफी सारी बातें बता दी थी, प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग भी बातें बता दी थी। मेन पॉइंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट रहता है, वो जो है वो कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट ओनली इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट होता है, जैसे कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है उसी हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, और कई कई बार नहीं भी मिलता। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में जो डिविडेंड की रेट रहती है वो मेरे बेटा क्या रहती है, फिक्स रहती है। इस बात को सही बच्चे ध्यान रखना, समझ में आया। और प्रेफरेंस शेयर भी कई तरीके के होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, एक वो था कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, ये सब भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स या अदर शेयर्स, इक्विटी शेयर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड। उसके अलावा इक्विटी सॉरी नॉन कन्वर्टेबल की बात करते हैं। रिडीमेबल की बात करते हैं, वो डिबेंचर्स विच वी हैव टू रिडीम ड्यूरिंग वो प्रेफरेंस शेयर विच वी हैव टू रिडीम ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और जैसा कि और इरिडीमेबल जो रिडीम नहीं होते हैं, जो जनरली तब रिडीम होते हैं जो एक कंपनी, जब कंपनी वाइंड अप होती है। आज के टाइम जनरली कंपनी नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करती है। मोस्टली जो एग्जांपल देखने को मिलते हैं वो रिडम्पशन ऑफ मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के देखने को मिलते हैं। समझ में आई बात या नहीं? जी सर। तो बच्चों यहाँ से आपके क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। इस वाले चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहली बात, शेयर क्या था उसका मतलब मैंने समझाया। जिन्हें नहीं समझ में आया वो पर्सनली पूछ लेना, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, आपने पहले भी ये सारी चीजें पढ़ रखी है। रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझा दिया जी सर। अब बात होती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है वापस करना। जब आपको शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना है, व्हेन यू आर पेइंग बैक द मनी टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, then this is known as redemption of preference share. Like similarly when we pay back the amount to the debenture holders, जब हम डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देते हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर हम किसको पैसा दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो क्या ये, तो इसको भी क्या हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे? फटाफट बताओ सारे बच्चे। अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहे हैं, क्या वो भी मेरे बेटा रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर कहलाएगा, या हम उसको कुछ नया नाम देते हैं? फटाफट बताओ एनी वन ऑफ यू। ये वैसे मैंने अपनी क्लास में बता रखा है आप लोगों को, बताओ। बाय बैक शेयर। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, एक बच्चे ने सही जवाब दिया बिल्कुल। तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करोगे तो उसके लिए यू विल यूज द वर्ड बाय बैक। कौन सा वर्ड यूज करोगे बच्चों, बताओ? बाय बैक। यू विल नेवर यूज द वर्ड रिडम्पशन। रिडम्पशन वर्ड आप किसके लिए यूज करोगे बच्चों, बताओ? डिबेंचर्स के लिए, या फिर किसके लिए यूज करोगे आप? डिबेंचर्स के लिए, या फिर आप किसके लिए जो वर्ड यूज करोगे? प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बातें सारे बच्चों को? जल्दी से बताओ। तो इन कंपनी लॉ में हमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है जब हम रिडम्पशंस करना है। बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। और बेसिक एंट्रीज होगी, ड्यू करने की एंट्री होगी, और पेमेंट करने की एंट्री होगी, सीआरआर बनाने की एंट्री होगी। कई बार हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम किसी इन्वेस्टमेंट वगैरह को सेल करेंगे, उन सब की एंट्रीज होगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों, एक चीज आप सभी बच्चे अपने माइंड में सेट करके चलो कि हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो वी हैव टू फॉलो द कंपनीज एक्ट 2013। और हमें जो है कंपनीज में जो काफी प्रोविजंस गिवन है तो वो हमें मानने पड़ते हैं। लाइक क्या होता है, एक चीज आप अपने माइंड में सेट करो, क्यों हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं? क्योंकि मोस्टली जो हम अकाउंटिंग करते हैं, मोस्टली पब्लिक कंपनी की अकाउंटिंग होती है, और पब्लिक कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक से क्या करती है, पैसा रेज करती है। अब एक बात बताइए, हमने जनरल पब्लिक से, मैं पब्लिक कंपनी, मैंने आपसे पैसा रेज कर लिया और मैं आपको पैसा टाइम से वापस नहीं कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपको टाइम से पैसा वापस नहीं करूंगा तो बच्चों आपका जो ट्रस्ट है ना, जो जनरल पब्लिक है, जो इन्वेस्टर्स है, उनका ट्रस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो ना पब्लिक पे, गवर्नमेंट पे वो ट्रस्ट नहीं करेंगे।
आपको पता है सेबी बना रखा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब बना रखा है किस लिए? इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने, लेकिन वो नहीं खाली प्रोटेक्ट करवा पाएंगे, इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 भी है। पहले कंपनीज एक्ट 1956 होता था, वो कहते हैं कि भाई आप किसी का पैसा ले रहे हो तो आपने जिस टर्म्स पे पैसा लिया है आपको उन्हें वापस करना पड़ेगा। लाइक डिबेंचर होल्डर से हमने पैसा लिया लोन के रूप में, डिबेंचर होल्डर्स ने ट्रस्ट दिखाया तो हमें डिबेंचर होल्डर्स को टाइम से पैसा देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो वो हमारे खिलाफ कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। इसलिए देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, जब कभी भी हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे तो पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझ लीजिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का सिंपल सा मतलब है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का उनको पैसा वापस कर देना। समझ आया? कुछ है नहीं है। कंपनी ने लोगों से, कंपनी ने जनरल पब्लिक से क्या करा था बेटा, पैसा रेज करा था। कंपनी ने जनरल पब्लिक को बोला था आप हमें पैसा दो इन दी फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब कंपनी ने बोला कि हम आपको 5 साल बाद 10 साल बाद आपका पैसा वापस कर रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन सिंपली मींस पेइंग बैक द अमाउंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करो, ध्यान से समझो सारे बच्चे, क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है यार, पैसा देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा देने की एंट्री भी बना लेंगे, बट थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखो कि यार इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अगर आपको 11th क्लास याद हो या 12th क्लास का डिसोल्यूशन याद हो, उसमें आप लोगों ने देखा हो जब हम डिसोल्यूशन के टाइम पेमेंट करते थे तो पेमेंट करने का ऑर्डर क्या होता था, कुछ याद है आप लोगों को? ऑर्डर हम कैसे पेमेंट करते थे? सबसे पहले हम आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं। आउटसाइडर का मतलब लैंडर्स, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इनको पेमेंट, या सिक्योर्ड वाले को पहले करते थे, उसके बाद अनसिक्योर्ड, उसके बाद फिर जो है कैपिटल ओनर को सबसे लास्ट में पेमेंट होती थी। तो बेटा यहाँ पर आप एक चीज समझने की कोशिश करो, जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दोगे तो पता है आप लोगों को यहाँ पर जो क्रेडिटर्स है ना, या जो क्रेडिटर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है, उनके दिल में धक धक होने लग जाएगी, वो थोड़ा टेंशन लेने लग जाएंगे। अरे यार ये कंपनी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है, कहीं कंपनी के दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा है, कंपनी बंद करने की तो बात नहीं चल रही है, कंपनी अपने मालिकों का पैसा पहले चुका रही है। जवाब दो सारे बच्चे। अब मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, जल्दी से बताओ। यस सर। देखो जी सर। ऑफिशियली देखा जाए तो पहले आउटसाइडर का पैसा दो ना भाई। आउटसाइडर कौन है? डिबेंचर होल्डर्स। आउटसाइडर कौन है? क्रेडिटर्स, उनको पैसा दो ना। लेकिन कंपनी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है। तो मेरे बेटा ध्यान रखना, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है तो ऐसे में जो क्रेडिटर्स हैं या जो डिबेंचर होल्डर्स हैं या जो अदर लोग हैं, उनके दिल में धक धक होनी स्टार्ट हो जाती है। किस बात की? अरे यार कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला लग रहा है। हो सकता है कि कंपनी अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दे और बाद में पैसा दे दे किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और भाई साहब फिर तो कंपनी बंद कर देंगे और ये हमारा तो पैसा डूब गया। बात समझ आई या नहीं? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को पैसा दे रखा है और आपको उसके बारे में पता चलता है कि उस व्यक्ति की तबीयत खराब है, उसको बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, वो हॉस्पिटलाइज है, तो आपके दिल में धक धक होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? अरे यार इतना मोटा पैसा दे रखा है, उस व्यक्ति के बचने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो ऐसा ही क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, ऐसा क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स या अदर लेंडर ये सोचते हैं कि अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा दे रही है या फिर डिबेंचर उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कहीं ना कहीं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो ओनर्स हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि जल्द ही हमने इस कंपनी को क्या करना है? बंद करना है। समझ में आया? मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि एक्चुअल में ऐसा हो, बट उनका रिस्क, अगर मैं डायरेक्टली समझाने की कोशिश करूं तो बेटा उनका रिस्क कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? रिस्क बढ़ जाता है। समझ में? अरे जब कंपनी में मालिक ही नहीं रहेंगे तो फिर बेटा रिस्क तो बढ़ ही गया ना। अल्टीमेट तो मालिक दो ही तो रहते हैं। कौन कौन से दो मालिक रहते हैं बताओ सारे बच्चे? इक्विटी शेयर होल्डर्स, और कौन से रहते हैं? प्रेफरेंस शेयर। मैं आपका एक बेस बना रहा हूँ, एंट्री बनाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। तो सर अब एक बात बताओ, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कुछ नहीं है, कंपनीज एक्ट आ गया पिक्चर में। कंपनीज एक्ट कह रहा अच्छा तुम हमारे क्रेडिटर्स को डराओगे, तुम डिवेंचर होल्डर्स को डराओगे, एक काम करते हैं हम तुम्हारी गर्दन पकड़ लेते हैं। इधर सुन लो। तो कंपनीज एक्ट ने हमारी गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ने मतलब कंपनी को बोला अच्छा जब कभी भी आप रिडम्पशन करोगे, whenever you are going to redeem preference share,
तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, या तो आपको उतने के फ्रेश इशू करने पड़ेंगे, कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन लगा दी बेटा, या तो उतने के फ्रेश इशू करने पड़ेंगे या फिर क्या करना पड़ेगा, उतने का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं आई? जल्दी से बता दो सारे बच्चे, या तो उतने का फ्रेश इशू कर दो, उतने के नए इक्विटी शेयर इशू करो, कोई नई चीज इशू करो, Yes, sir. या फिर क्या करो बेटा बताओ, उतने का क्या कर दो आप, सीआरआर बना दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हो? फटाफट मुझे बताओ सभी बच्चे। अब सर सीआरआर क्या है? सीआरआर होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर ये क्यों बनाना पड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ किस लिए बनाना पड़ रहा है। डिबेंचर होल्डर्स के जो क्रेडिटर्स हैं, लैंडर्स हैं, इनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके रिस्क को कवर करने के लिए, क्योंकि अगर पैसा आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दोगे तो भैया मालिकों को पैसा पहले दे दिया। अब जैसे आप नए शेयर इश्यू करोगे, इधर देखो मेरी तरफ, जैसे आप नए शेयर इश्यू करोगे तो बताओ जो जो इनकी धक धक हो रही थी, किनकी धक धक हो रही थी, फटाफट बताओ, कौन लोग परेशान हो रहे थे, जल्दी से बताओ। क्रेडिटर, Debenture हाँ, holders, जो Debenture क्रेडिटर holders. और डिबेंचर होल्डर, बताओ उनके वो अब कहेंगे यार ठीक है कोई नहीं यार, ये पैसा दे रहे हैं तो इधर से इन्होंने अलग से फ्रेश इशू क्रिएट कर तो दिया। समझ में आई बात नहीं है? या फिर एक क्या होता है, एक डेट इक्विटी रेशियो रहता है, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इस रेशियो को 2:1 तक मेंटेन रखना होता है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है 2 टाइम्स डेट्स रेज कर सकती है एज कंपेयर टू इट्स इक्विटी। अगर कल को आप इक्विटी के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड भी आ जाता है और मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाती है। दूसरा आप समझने की कोशिश करो कि कल को अगर आप इक्विटी को रिड्यूस कर रहे हो तो ये रेशियो तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर रेशियो बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो डेट्स हैं, जो लैंडर्स हैं, उनका क्या हो जाएगा, रिस्क क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बढ़ जाएगा। और ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, किसी का रिस्क बढ़ जाए तो सर एक बात बताओ, वो एक ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए एक्ट में कुछ बातें लिखी होती हैं कि जब कभी भी आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो तो देयर आर 2 कंडीशंस, यू हैव टू आइदर, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतने का फ्रेश इशू करना पड़ेगा जितने के आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो, या फिर मेरे बच्चों क्या करना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा। सीआरआर भी कहाँ से बनेगा, प्रॉफिट में से। और सीआरआर का आप सब बच्चों को पता है, सीआरआर रेवेन्यू प्रॉफिट में से बनेगा। और सीआरआर का बाद में कुछ यूज नहीं है, सीआरआर बाद में बोनस इशू के लिए काम आता है, अब बाद में वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तरीके से जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, एक तरीके से जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करा गया है इनडायरेक्टली। और ये किसने प्रोटेक्ट किया है मेरे बेटा, कंपनीज एक्ट 2000। अगर कंपनीज एक्ट ये बात ना बोले तो फिर तो भैया ओनर तो क्या करेंगे, अपने हिसाब से बात करेंगे। समझ आया? इसीलिए मेरे बच्चों, इसीलिए बच्चों ध्यान से समझो, जब आपने रिडम्पशन और डिबेंचर पढ़ा तो वहां पर आप लोगों ने देखा कि डीआरआर बनाना पड़ रहा था। क्या बनाना पड़ रहा था? डीआरआर। ऐसे ही काफी सारे सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं जिसका अकाउंट से भी कनेक्शन है। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बातें भली भांति समझ आ गई होगी। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर मैं आपको डायरेक्टली समझाऊं तो सर हम क्या क्या करेंगे ये बताओ। कुछ नहीं है, इशू की आपसे एंट्री मांगेगा तो इशू की एंट्री बना देंगे, रिडम्पशन के टाइम हम ड्यू करने की एंट्री बना देंगे। एंट्री में टेंशन मत लो, पहले मेन होता है कि कॉन्सेप्ट समझ लो। ड्यू के बाद हम पेमेंट करने की एंट्री बना देंगे, और एक बीच में कोई फ्रेश इशू करना पड़ेगा तो वी विल पास जनरल एंट्री फॉर फ्रेश इशू, या फिर कई बार हमें क्या बनाना पड़ेगा, CRR। ठीक है सर, क्लियर है? आगे चलते हैं। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लर्न द, देखो आ गई बात, लर्न वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर। और बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जितने बच्चों को मौका मिल रहा है वो ध्यान, तुम्हारी कंपनी लॉ ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगी। बस तुम घर पे जाके पढ़ लोगे तो तुम्हें कंपनी लॉ की 10 बातें यहाँ से सीखने को मिल जाएगी। और फैमिलराइज करोगे खुद को आप वेरियस मेथड ऑफ रिडम्पशन, लाइक फुल्ली पेड अप शेयर, कैसे फ्रेश इशू ऑफ शेयर से कैसे रिडम्पशन करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ आरटी यानी कि CRR बनाकर, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अंडरस्टैंड, देखो आई बात समझ, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ CRR, कि व्हाई CRR इज टू बी क्रिएटेड। ऐसा नहीं है लॉ में लिख दिया तो बस, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि CRR बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट बताओ जल्दी सारे बच्चे। Yes, sir. Yes sir. Learn the accounting treatment of redemption of fully paid preference share। अच्छा, अगर फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर है उसके रिडम्पशन कैसे करेंगे, पार्टली पेड की रिडम्पशन कैसे करेंगे, फुल्ली कॉल्ड अप बट पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर, इनकी रिडम्पशन हम कैसे करेंगे। समझ में आई बात? चलो सर
अब नोट्स आपके पास सारे के सारे, डोंट वरी, ये सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप अपने पास रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको पहले भी बता ही रखा है, चलो उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलो सर, कहाँ से नोट्स डाउनलोड करते हैं? आईसीआई की वेबसाइट से मिल जाता है, स्टूडेंट्स वाला ऑप्शन रहता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, आईसीआई की वेबसाइट। आप सीए इंटरमीडिएट का कंटेंट देख सकते हो या सीए फाउंडेशन में, और जो भी चैप्टर तुम्हारा रेलिवेंट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अकाउंट्स में, कंपनी लॉ में सब कुछ मिल जाएगा, अकाउंट्स और कंपनी लॉ का आप वहाँ से देख सकते हो। ऐसे मत सोचा करो कि क्या नाम है यार, हम सीए वाले बच्चे थोड़ी है, हम सीए वाला पढ़ रहे हैं। अरे नहीं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये अच्छे नोट्स बने हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो सर, आगे की हम डिस्कशन करते हैं। तो व्हाट आर द मेथड्स? तो बाय इशू ऑफ फ्रेश इशू, तो मैंने आपको बताया जब कभी भी आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करना है, या तो आप फ्रेश इशू करोगे, या तो आप नए शेयर्स इशू करोगे, या फिर मेरे बेटा क्या करोगे, सीआरआर क्रिएट करोगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसी को प्यार से बोलेंगे सीआरआर, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि कुछ फ्रेश इशू कर दिया एंड कुछ मेरे बेटा क्या कर दिया, आपने सीआरआर क्रिएट कर दिया। अरे बात समझ में आई या नहीं है, जल्दी से बताओ। एक मिनट, मैं मोबाइल, Yes, sir. भाई बैटरी बंद ना हो जाए। Yes, sir. चलो जी सर, बहुत ही बढ़िया जी, बिल्कुल बात क्लियर है सर, फालतू टेंशन वाली बात नहीं है, सब समझ में आ गया हमें। अब आप आगे चलो बस। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, आएंगे सभी बच्चे। देखो, मैं आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पहले तो आप सभी बच्चे नहीं आ पा रहे थे, अब किसी दूसरे सेक्शन के बच्चों को भी आना है, वो बच्चे भी आ सकते हैं। क्लास अपना अच्छे से अटेंड करना, अपना लेवल बना लो कि कल को जब मैं मैराथन लेके कोशिश करूँ रिवीजन कराने की, तो उस टाइम आप लोगों का वो लेवल बना रहे, क्योंकि ये थ्योरी पेपर नहीं है, ये बेटा न्यूमेरिकल पेपर है। थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स में भी हमें जा, और मैं आपको बस ये कह रहा हूँ, डेली बेसिस पे आप 1 घंटा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को देते रहो, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बच्चों, मेरे को ना सिलेबस, मेरी आदत है अच्छे से कराने की, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इतने कम टाइम में मैं कैसे कराऊँ ये सारी चीज़ें, मेरे सामने ये एक चैलेंजिंग काम होता है। मेरे को, मैं पढ़ के पढ़ा दूंगा, मुझे कोई चैप्टर नहीं आता, मैं यूट्यूब से देख लूंगा, 10 रिसर्च कर लूंगा, लेकिन ये ना कि यार कम टाइम में इतना सब अच्छे से कराना। अब आप खुद देखो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में ही भाई साहब 100 क्वेश्चन डाल दिए, बताओ, अरे मजाक चल रहा है क्या? प्रेफरेंस शेयर में इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा सा आप सभी बच्चों कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोऑपरेट का मतलब कॉन्सेप्ट्स मैं समझा रहा हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप लोग घर से क्या करते रहना बच्चों, पढ़ते रहना। समझ में आई बात या नहीं है? जल्दी बताओ मुझे सारे बच्चे। Yes, sir. और सारे सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लो, बाद में लो में भी मैराथन लेके करा दूंगा, बाद में लो की टेंशन नहीं है, लो में जो थोड़ा बहुत टीचर करा रहे उनको सुन लो, लेकिन अकाउंट्स को बस डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहना, तुम्हारी मेहनत बहुत जरूरी चाहिए। चलो, तो सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000 प्रोवाइड्स दैट, अच्छा ये तो सर बच्चों वाली चीज है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हम कहाँ यूज करते हैं, चलो इसको भी बता ही देता हूँ। लगे हाथ ये वाली बात आई, तो जब मैं आपको शेयर्स वाला चैप्टर समझा, इधर देखो सारे बच्चे मेरी तरफ, जब मैं शेयर वाला चैप्टर समझा रहा था, या जब मैं डिवेंचर वाला चैप्टर समझा रहा था, और जब कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आया था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? अरे यार, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे को अलग से रख लो, इसका यूटिलाइजेशन हम सेक्शन 52 के अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? और सेक्शन 52 का क्या कहना है कि हम कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? टुवर्ड्स इशू ऑफ अनइशूड शेयर ऑफ द कंपनी टू बी इशू टू मेंबर्स ऑफ द फुल्ली पेड, यानी कि फुल्ली पेड बोनस शेयर। अगर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यू कैन यूज, आप किसके लिए यूज कर सकते हो बच्चों, बताओ? फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए आप कह सकते हो, टुवर्ड इशू ऑफ अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी फुल्ली पेड। टू राइट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी के प्रारंभिक खर्चे होते हैं, उनको राइट ऑफ करने के लिए यू कैन यूज, आप किसको यूज कर सकते हो मेरे बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को। उसके अलावा कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन है, डिस्काउंट, अगर आपने डिबेंचर्स वगैरह इशू करे हैं उसका डिस्काउंट है, उसके लिए यूज कर सकते हो। और ये भी आपको पता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अगर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उसको रिडीम करने के लिए, या फिर अगर आपके पास क्या बोलते हैं डिबेंचर्स का प्रीमियम है उसको रिडीम करने के लिए भी यू कैन यूज, किसको यूज कर सकते हो मेरे बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर फॉर द परचेज ऑफ ओन शेयर। तो अगर मैं ओन शेयर की बात करता हूँ, तो कंपनी बाय बैक करने के लिए भी वी कैन यूज द अमाउंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वी कैन यूज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो ये एक अलग क्वेश्चन था, एक ऐसी बात बताई। एक्चुअली यहाँ पर हम प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पर रिडीम करेंगे
जब हम प्रीमियम को रिडीम करेंगे तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा होगा, तो वी कैन यूज दैट फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है बेटा, चलो अब देखो सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं फटाफट। ये मैंने सब कुछ समझा दिया, एक बार गो थ्रू करते हुए चलेंगे। रिडम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एंड ऑब्लिगेशन, एक लायबिलिटी को पे करने का ऑब्लिगेशन प्रोसेस है। एट प्री अरेंज अमाउंट एंड टाइमिंग्स, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द राइट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर विद इन और एट द एंड ऑफ गिवन टाइम पीरियड। एग्रीड प्राइस यानी कि रिडम्पशन कैन बी पार प्रीमियम किसी पर भी हो सकते हैं। तो फ्यूचर डेट पर आपको पैसे वापस करना। ठीक है बच्चों का, और क्या लिखा हुआ है और सारी कहानी क्या लिख रहा है, दीज शेयर्स आर इशूड ऑन द टर्म्स दैट द शेयर होल्डर्स विल एट फ्यूचर डेट बी रीपेड द अमाउंट व्हिच दे इन्वेस्टेड इन द कंपनी। ये तो बेकार की बात हो गई। द रिडम्पशन डेट इज मैच्योरिटी डेट, ओके, विच स्पेसिफाई व्हेन रीपेमेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस। ये सब बेकार की बातें बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इशूइंग रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर, यानी कि क्यों हम जो है भाई साहब पर्पस ऑफ इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं। कई बार कंपनी के पास पैसा भी ज़्यादा हो जाता है और फिर ऑब्वियस सी बात है, जब हमने क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर इशू करे तभी हमने उनको कमिटमेंट करी थी कि हम आपका पैसा वापस करेंगे। A company may issue redeemable preference share because of the following। अब यहाँ पर कह रहा है कि यार एक बार बताओ, कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू क्यों करती है। नाउ द पर्पस की बात कर रहा हूँ, इशूइंग, रिडीमेबल की बात नहीं कर, रिडम्पशन की बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर क्यों इशू कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये तो कंपनी की अपनी चॉइस है। कंपनी को लगता है यार मैं ऐसा पैसा रेज करूँ कि मैं कुछ टाइम बाद रिडम्पशन करना चाहूँ तो रिडम्पशन कर सकूँ। मेरे को जबरदस्ती परमानेंटली शेयर होल्डर नहीं बनाने, मुझे वोटिंग राइट नहीं देना। मैं नहीं चाहता कि कोई और व्यक्ति हमारे मैनेजमेंट में आए, पार्टिसिपेशन करे। मेरी बात समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी अपनी थोड़ी फ्रीडम लेके चल रही। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, कल को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डिविडेंड भी ज़्यादा देना पड़ेगा। बाकी बुक से देख लेते हैं कि बुक का क्या कहना है, ये क्या समझा रहे हैं। इट इज़ प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस इन अ डल प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अगर डल प्राइमरी मार्केट है उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो हम वी कैन रेज। अ कंपनी में फेस डिफिकल्टी इन रेजिंग कैपिटल, शेयर कैपिटल, एज its share are not traded on stock exchange. Potential investor hesitating in putting money into share that cannot be easily be sold may be encouraged to invest if the shares are redeemable by the company। तो मतलब अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके शेयर्स इजीली ट्रेड नहीं हो रहे स्टॉक एक्सचेंज में, तो फिर जनरली लोग पैसा लगाने में डरते हैं क्या, क्योंकि उनके शेयर कोई खरीदने वाला तो है नहीं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू क्या हो जाता है कि भाई मैंने आपसे पैसे लिए, आपको ही एश्योरेंस है कि कंपनी 5 साल बाद 10 साल बाद हमारा पैसा दे देगी। आपको दूसरों को आपको शेयर को बेचने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, आपको कंपनी पे ही भरोसा है और कंपनी ही आपको पैसा वापस। द प्रेफरेंस शेयर में बी रिडीम्ड व्हेन देयर इज सरप्लस ऑफ कैपिटल। ये मैंने समझाया, सरप्लस फंड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन ये पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बताया। कई बार कंपनी के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, कंपनी कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, कंपनी के पास पैसा आ गया, उस केस में कंपनी सोचती है यार अब मैं इसको कहाँ से पैसा बनाऊँ। अच्छा एक काम करते हैं, हमें अननेसेसरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ रहा है और एक तरीके की ऑब्लिगेशन भी, एक तरीके की सिरदर्दी भी है, तो चल एक काम करते हैं इसको ही रिडीम मार देते हैं। समझ में आया। तो इसलिए भी क्या करते हैं जनरली लोग प्रेफरेंस शेयर इशू। नो डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इफ देयर इज लॉस और नो प्रॉफिट, वेयर इज इंटरेस्ट इज पेबल ऑन डिबेंचर्स और लोन्स इवन इन केस ऑफ लॉस। ये बात कहाँ से कहाँ ले गया भाई। हाँ ठीक है, तो कंपनी के दिमाग में ही चल रहा है अरे यार डिबेंचर से तो बढ़िया ही है, डिबेंचर इशू करोगे तो मेरे भाई बड़ी सिरदर्दी है। बताओ, अच्छा एक बार बताओ, कंपनी डिबेंचर ना इशू करके प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा रेज कर रही है, ऐसा क्यों, आप मुझे बताओ। ये तो पता होगा आप लोग को, ऐसी बात नहीं है। कंपनी के दिमाग में ये वाला पॉइंट भी इन्होंने लिखा है कि कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू ना रेज करके प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू रेज कर रही है पैसा। तो इसके पीछे क्या रीजन देना चाहोगे, बताओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सर डिबेंचर का इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, हाँ और प्रेफरेंस शेयर्स में जरूरी नहीं है कि वो दे पर देना होता है तो फिक्स्ड ही देना होता है। देखो बिल्कुल सही है यार, जब डिबेंचर्स आप इशू करते हो तो डिबेंचर एक तरीके का लोन है, और लोन का मतलब है भाई देना ही देना है, पैसा भी वापस करना पड़ेगा और इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट रहता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सिंपली मींस वी हैव टू पे बैक इवन वी आर इन लॉस।
लेकिन अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं तो उस केस में हम ये बोल देंगे अच्छा प्रेफरेंस शेयर है यार, इस साल तो हमने प्रॉफिट ही नहीं कमाया, अब प्रॉफिट नहीं कमाया तो कौन सा हमने उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, या इस साल हमारा कम, चलो कम प्रॉफिट भी हुआ, अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसके इसमें तो फिक्स देना पड़ेगा। समझ में आई बात है, ये फायदा और हो जाता है। चलो वहीं अगर बोले कि चलो उसको रहने देता हूँ, अब ये सेक्शन 55 को आपको देख लेना सारे बच्चे। सेक्शन 55 आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर के अंदर। जब कभी भी हम रिडम्पशन करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन 55 की बहुत ज्यादा वैल्यू रहने वाली है। समझ में आई? यानी कि यही वाला चैप्टर आपको कंडीशंस बताएगा ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम करोगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो अकाउंटिंग की एंट्री टेंशन मत लो, जैसे मैंने रिडम्पशन में उसमें समझाया था, जब आप इशू की एंट्री बनाओगे यहाँ पर रिडम्पशन की एंट्री होगी, रिडम्पशन की ड्यू करने की एंट्री होगी, बिल्कुल सिमिलर टू डिवेंचर, रिडम्पशन और डिवेंचर के तरीके से ही होगी, डोंट वरी। रिडम्पशन के बाद पेमेंट की एंट्री होगी, बीच में क्या बनाना पड़ेगा, तो सीआरआर बनाना पड़ेगा या फिर फ्रेश इशू करना पड़ेगा। अकाउंटिंग की टेंशन मत लो, अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या है, लॉ ने ये प्रोविजंस क्यों बनाए हैं इसको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए हमें लॉ को पढ़ना पड़ेगा, और लॉ क्या है, सेक्शन 55 है कंपनीज एक्ट 2013 का। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 55 यहाँ पर क्या सजेस्ट करता है, सर पढ़ना स्टार्ट कर दो। यस वी आर रेडी। लो जी बच्चों, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो गई, इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल में इशू प्रेफरेंस शेयर, मतलब अगर उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउड करता है तब ये कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है। आपका एओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, ये सब आप कहाँ पढ़ रहे हो बच्चों, बताओ कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, डिटेल में बोलो। कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ के अंदर, और इवन ये सेक्शन भी आपको कंपनी लॉ में भी मिल जाएगा। तो ये मानकर चलो थोड़ा थोड़ा कंपनी लॉ भी चल रहा है। तो एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल में इशू रिडीम व्हिच एट द ऑप्शन ऑफ द आर लायबल टू बी रिडीम विद इन। देखो जनरली एक कंपनी वो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है जिसको रिडीम करना होता है विद इन 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से ज़्यादा के प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू नहीं कर सकते हैं लाइव के। इट शुड बी नोटेड दैट नो शेयर कैन बी रिडीम एक्सेप्ट आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर मेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम नहीं कर सकते हो जब तक आप सीआरआर ना बना दो, जब तक आप क्या ना बना दो मेरे बेटा, सीआरआर ना बना दो, और या फिर क्या ना कर दो, फ्रेश इशू, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। समझ में आई बात या नहीं? और लॉजिक क्या है, अच्छा प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने जा रहे हो, ओहो हो, क्रेडिटर्स का तो ध्यान रखा ही नहीं, डिबेंचर होल्डर्स का तो ध्यान रखा ही नहीं। तो कंपनीज एक्ट ने बोल दिया अच्छा जब कभी भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने जा रहे हो या तो क्या बनाओ, सीआरआर बनाओ, या फिर क्या करो मेरे बेटा, फ्रेश इशू करो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और रीजन क्या है बताओ, रीजन क्या है, क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर्स या जो आउटसाइडर पार्टीज हैं उनके रिस्क को सेम रखना, रिस्क को बनाकर रिस्क उनका बढ़ना जाए। बात समझ में आई है नहीं? जल्दी से बताओ सही बच्चे। यस सर। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि प्रेफरेंस शेयर खाली फुल्ली पेड अप होने चाहिए। खाली कौन से होने चाहिए, फुल्ली पेड अप। तो अगर आप अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है बताओ, कंडीशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर बेटा क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड। अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर मेरे बेटा पार्टली पेड अप है, क्या है बच्चों बताओ, पार्टली पेड अप आप समझते हो या नहीं समझते हो, जल्दी से बताओ। जैसे कि 100 रुपए का शेयर है और शेयर होल्डर ने खाली 80 रुपए दे रखे हैं, तो कंपनी पहले 20 रुपए मंगाएगी, और कंपनी 20 रुपए मंगाने के बाद देन फिर कंपनी क्या करेगी बच्चों बताओ, वो करेगी, रिडम्पशन करेगी। पहले कहेगी अच्छा तुम पार्टली पेड हो तो पार्टली पेड को रिडीम नहीं करेंगे, पहले आप एक काम कर दो, आप अपना जो बचा हुआ पैसा उसको दे दो, और बस बचे हुए पैसे को कंपनी देगी, वो जो एप्लीकेंट्स हैं शेयर होल्डर्स हैं वो देंगे। आफ्टर दैट कंपनी फिर क्या करेगी मेरे बेटा, उनका पैसा वापस कर देगी। समझ आया कुछ या नहीं है, जल्दी से बताओ फटाफट। यस सर। अब देखो बेस आपका Yes, बन चुका है, बेस की बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरी आती है कि भाई
थोड़ा पता चल जाए, हो सकता है इतने में दूसरा टीचर बहुत आगे पहुंच जाए, सबकी अपनी अपनी तरीका होता है, बट यार मेरा थोड़ा सा अलग ही है, आराम से करो, चीज़ों को ठीक रहेगा, ठीक है। एंट्री बनाने में हमें टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। क्वेश्चन, और अब तो ऑनलाइन है, सारा सब कुछ दिखाता रहूँगा, तो ऑनलाइन में तो क्वेश्चंस कराने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ में आया नहीं है? थोड़ा हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं तो बढ़िया हो जाता है। अच्छा सर, पहली कंडीशन प्रेफरेंशियल मस्ट बी फुल्ली पेड अप। दूसरी कंडीशन, या तो आइदर क्रिएट सीआरआर, जितने के आप वो कर रहे हो, डिबेंचर रिडीम कर रहे हो, और इशू फ्रेश शेयर्स, या फिर मेरे बेटा क्या इशू करो, फ्रेश शेयर्स और कॉम्बिनेशन, या फिर क्या करो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ। अब सीआरआर किससे बनता है वो मैं भी आपको समझा दूंगा। सीआरआर कैन बी क्रिएटेड ओनली फ्रॉम रिवेन्यू प्रॉफिट्स, और रिवेन्यू प्रॉफिट का मतलब होता है मेहनत का प्रॉफिट। रिवेन्यू प्रॉफिट का कौन सा मतलब है? मेहनत का प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात है सारे बच्चों को? अच्छा, यहाँ पर ये बात क्या कह रहा है, सी पॉइंट को भी एक बार ही पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनी एज में बी प्रेस्क्राइब, जब कभी भी एज पर प्रेस्क्राइब की बात आ जाए तो कंपनीज रूल्स के हिसाब से बात होती है, और वो कंपनीज एंड whose फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर सच क्लास ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 133। मतलब ये कुछ कंपनीज होती है जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, फॉलो करना पड़ता है। देयर आर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको इंड एस फॉलो करने पड़ते हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको इंड एस फॉलो करने पड़ते हैं, और जो छोटी कंपनीज है उसको हम क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा पूरी लिस्ट वगैरह बताऊँगा तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब जब कभी भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड एस वाला लेक्चर करेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी वैसे आप इतना ध्यान रखो, वो कंपनीज जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, इनके लिए क्या है, अब क्या समझाने, ये बात हमारे लिए काम की। द प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी बिफोर द शेयर्स आर रिडीम। अगर वो कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, तो उनको जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है उसको पहले ही प्रोवाइड कराना, पहले ही राइट ऑफ करना पड़ेगा बिफोर रिडम्पशन, ठीक है। और प्रोवाइडेड आल्सो दैट इफ एनी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन बिफोर कमेंसमेंट दिस एक्ट, यानी कि पुराने कंपनीज एक्ट की बात कर रहा है, बाय सच कंपनी शैल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ कंपनी सिक्योर, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, उसको राइट ऑफ करना है। हमें कहाँ से राइट ऑफ करना है? आइदर फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या फिर कहाँ से राइट ऑफ करना है बच्चों बताओ, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट्स, रिवेन्यू प्रॉफिट्स। समझ में आई बात या नहीं? जी सर। तो यही बात आपकी पीसी तुलसियान में भी लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये बात डाली गई है। कहता है सोर्सेज ऑफ प्रोवाइडिंग प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन, यानी कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को दो हैं। पहला है
अगर ऐसी कंपनीज इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड whose फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर सच क्लासेस ऑफ कंपनी, तो उस केस में उसको जो है प्रीमियम को कहाँ से राइट ऑफ करना है, उसको प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। सोर्सेज ऑफ प्रोवाइडिंग प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन प्रिफरेंशियल प्रॉफिट्स, कहाँ से राइट ऑफ करना है, डिविजिबल प्रॉफिट्स के या फिर सीआर कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश वहां से। उसके अलावा अदर केसेस में दूसरी टाइप की कंपनीज है तो वो कहाँ से कर सकते हैं बच्चों बताओ। आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ कर सकते हो फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एज वेल एज कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हो बच्चों बताओ, रेवेन्यू प्रॉफिट्स। ठीक है, ये ज़्यादा लो वाली बात हो जाएंगे, अब ये सब याद नहीं करना होता, कभी आप सोचो ये सब याद करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर वो सीआरआर की बात कर रहा है तो उसको देख लेते हैं, डोंट वरी, अभी आगे एंट्रीज वेंट्रीज आ जाएंगी, वो काफ़ी आसान हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये नहीं पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कन्वर्टिंग, इसको बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा अकाउंटिंग है। ये रीज़न दे रखा है न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करने का, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया। एडवांटेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय इशू फ्रेश इक्विटी शेयर, फ्रेश इक्विटी शेयर करके हम क्यों कर रहे हैं, डिसएडवांटेज, और ये आ जाएगी एंट्रीज। तो एंट्रीज पर भी अभी हम थोड़ा फोकस करेंगे। अगर मैं लाइन टू लाइन पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर मेरे बेटा आपका ये बन जाएगा कंपनी लो। वैसे मैं आपको बताऊं ये सब जरूरी है, आज नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ लेना, इतना तो मैंने पढ़वाया है। इधर देखो सभी बच्चे, आज थोड़ी अकाउंटिंग भी करेंगे। अच्छा सर एक बार बताओ ना, फालतू बकवास नहीं, सीधा टू दी पॉइंट बात करो। अगर टू दी पॉइंट हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ी सीधी सी बात है, जब कभी भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे तो बताइए दो कंडीशन है मेन, फटाफट बताओ। पहली कंडीशन क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होनी चाहिए, फुल्ली पेड अप। पहली कंडीशन क्या है बताओ सारे बच्चे, बोल सकते हो आप, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होनी चाहिए, फुल्ली पेड अप। और दूसरी कंडीशन क्या है बताओ, जब कभी भी आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, तो ध्यान रखना आप सही बच्चे, या तो आप क्या करोगे, उतने का फ्रेश इशू करोगे, उतने के नए इक्विटी शेयर्स या कुछ और इशू करोगे, डिबेंचर्स नहीं, ध्यान रखना, उतने की कैपिटल आपको इशू करनी पड़ेगी, या फिर मेरे बेटे क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, सीआरआर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर। कुछ समझ आया नहीं है, फटाफट बताओ। अरे बीच बीच में यस सर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। यस सर। यस सर। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात है सीधी, बाकी तो सारी सेक्शन 55 ने और भी बातें बताई हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे, और ये सारी बातें सेक्शन 55 ही हमें बता रहा है। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। अब ये सब बातें इसमें भी लिखी हैं, अब यहाँ सीआरआर के रिगार्डिंग कुछ बातें करेगा, देखते हैं, ध्यान से पढ़ना, थोड़ी लो की लैंग्वेज है इसलिए थोड़ा सा टिपिकल लगेगी। आप लोग बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हो तो इतना ज़्यादा आप पढ़ना चाहते नहीं हो, बट कोई नहीं यार, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। वेयर एनी सच शेयर्स और वेयर एनी सच शेयर आर प्रपोज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कंपनी प्लानिंग कर रही है कि हम अपने डिबेंचर्स को प्रॉफिट में से रिडीम करेंगे। देखो आप इस इक्वेशन को ध्यान रखो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बेसिकली फेस वैल्यू बोल सकते हो, जितने की आप रिडम्पशन कर रहे हो उतने का या तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इश्यू, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। समझ में आए, जैसे आप 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हो, या तो 5 लाख का सीआरआर बना दोगे तो फ्रेश इश्यू करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर 5 लाख के आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो, आपने सीआरआर 0 बनाया, फ्रेश इश्यू 5 लाख का कर दिया, या फिर ऐसा भी कर सकते हो 3 लाख का सीआरआर बना दिया और 2 लाख का क्या कर दिया मेरे बेटा, फ्रेश इशू कर दिया। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। ये सर आ गए। ठीक है ना, ये चीज आएगी। यस सर। और ये जो फ्रेश इशू है ये ध्यान रखना, ये प्रीमियम नहीं लेना होता हमें, जितने के फेस वैल्यू के आप शेयर इशू कर रहे हो। चलो अब इस चीज को समझाने के अब थोड़ा सीआरआर पे नजर डाल लेते हैं कि सीआरआर क्या है, कितना बन रहा है, क्या है, थोड़ा लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ठीक है, लॉजिक तो वैसे मैंने बताया कि क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स के रिस्क को प्रोटेक्ट करना, रिस्क को ज्यादा नहीं होने देना। पढ़वाओ सर, किताब से पढ़वाओ। वेयर एनी सच शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जहां पर कंपनी क्या चाह रही है कि मैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करूंगी प्रॉफिट में से मतलब सीआरआर बना के। देखो अब ध्यान से,
देयर शैल आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है मेरे बेटा, मेहनत का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज द प्रॉफिट विच वुड बी अदरवाइज हैव अवेलेबल फॉर डिविडेंड। आई बात समझ। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि सी आर आर जो बनेगा, बट सी आर आर बताओ, सी आर आर की फुल फॉर्म बोल दो एक बार जल्दी से। कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व। हाँ, जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जब भी हमेशा बनेगा तो वो मेरे बेटा हमेशा किससे बनेगा, फटाफट बताओ, मेहनत के प्रॉफिट। और मेहनत के प्रॉफिट को ही ना बहुत बड़ा टेक्निकल सा नाम देते हैं, कहते हैं द प्रॉफिट्स विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब डायरेक्टली जितने भी एक्ट बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, सब इतनी गंदी लैंग्वेज में बनते हैं कि कोई बंदा पहली बार पढ़े तो समझ में ही ना आए। अबे सीधा बोल दो ना, मेहनत के प्रॉफिट्स। मैं आसान शब्दों में बता रहा हूँ, कहता है जब आप सीआरआर बनाओगे तो सीआरआर उस प्रॉफिट में से बनेगा जो प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यानी कि फ्री प्रॉफिट्स है, जिस प्रॉफिट्स को हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए यूज कर सकते हैं मेरे बेटा, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अरे बोलो हाँ या ना। भाई साहब 59 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है यार, ये तो बहुत बेस्ट है। कुछ समझ आया आप लोगों को या नहीं आया, मुझे जल्दी से बताओ। यस सर। हाँ, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना बस। मेरी आप एक चीज ध्यान, एक चैप्टर कम करेंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा यार सर ने तो कुछ कराया नहीं है, नहीं, इतना कुछ मैंने आपके दिमाग में डाल दिया है ना, ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा हुआ, ये शेयर नहीं है। चलो सर, बिल्कुल सर, क्लियर हो जाती है बातें। अब सर पढ़वा दो ना प्लीज। लो अब पढ़े आगे, दोबारा से पढ़ रहा हूँ, इधर देखो, वेयर एनी सच शेयर्स, यानी कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करिए, आर प्रपोज टू बी रिडीम, यानी कि कंपनी के दिमाग में चल रहा है हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे, और कहां से रिडीम करेंगे बताओ। इस लाइन को अगली बार कभी भी आए तो पकड़ लेना फिर, ठीक है मेरे बेटा। लो सर, अबे यार मैं कलर दूसरा लेने की चाह रहा हूँ। लो, तो आर प्रपोज टू बी रिडीम आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी सीआरआर के थ्रू डिबेंचर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाह रही है। देयर शैल बी आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जो कंपनी का डिविजिबल प्रॉफिट्स है उसमें से, दैट इज द प्रॉफिट विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड, कहता है बी ट्रांसफर टू अ रिजर्व, उसको हम ट्रांसफर करेंगे, और इस रिजर्व को हम क्या नाम देंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। समझ में आई बात या नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझा दो। इसको अगर हम आसान शब्दों में समझाते हैं तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को प्रॉफिट में से रिडीम करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितने के आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो उतने का सीआरआर बनाना पड़ेगा। समझ में आई बातें नहीं? कम, यानी कि ये वाली सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन, 5 लाख के, दिस इज द सिचुएशन, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स मैं रिडीम करने जा रही हूँ, और कंपनी का मूड है सारा का सारा प्रॉफिट में से निकालेंगे पैसा, कंपनी फ्रेश इशू करने के मूड में नहीं। समझ में आई बात? सर आगे पढ़ो ना प्लीज। लो सर, बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूँ। ए सम इक्वल टू, यानी कि पैसा इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स रिडीम। नॉमिनल अमाउंट का मतलब क्या होता है मेरे बेटा, नॉमिनल अमाउंट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, फेस वैल्यू। समझ में आई? ठीक है, तो क्या कहते हैं, दोबारा से पढ़ो। द प्रॉफिट व्हिच वेयर एनी क्लास, वेयर एनी शेयर्स आर प्रपोज्ड टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, देयर शैल आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स, ये डिविजिबल प्रॉफिट की डेफिनेशन है, बी ट्रांसफर टू अ रिजर्व अकाउंट टू कॉल द सीआरआर, इज सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर, यानी कि जितने की नॉमिनल वैल्यू के आप शेयर्स रिडीम कर रहे हो उतने का आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। सिंपल शब्दों में ये बात है। एंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल of a company shall except in provided section apply as if the CRR account but the paid up share capital the utilization CRR। तो कह रहा है भैया कंपनी की शेयर कैपिटल को आप रिडीम कर रहे हो तो वही वाली बात आ गई कि भाई साहब रिस्क क्रेडिटर्स का बढ़ रहा है, तो आपको जो है
जो भी इसके रिगार्डिंग प्रोविजन है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। आई बात समझ में नहीं आई? वो आप अमलगामेशन वगैरह में पढ़ते हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, लिक्विडेशन में पढ़ते हो आप, कंपनी लॉ में कभी आएगा तो देख लेना। वैसे लिक्विडेशन तो आई थिंक सीए फाइनल में है, लॉ वगैरह में तुम्हारे में नहीं होगा, बट चलो छोड़ो। चलो जी सर। अच्छा, और फिर इसके अलावा देखो मैंने ये बात पहले ही बताई थी, आपसे कल को थ्योरी में पूछ सकता है, थ्योरी में एक नोट आ सकता है, सीआरआर के ऊपर नोट लिखो 5 नंबर का, सीआरआर क्या होता है। तो पहले सीआरआर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे देना। ध्यान रखना जब बोनस इशू करते हो, जब सॉरी क्या बोलते हैं, आप बाय बैक करते हो तो भी आपको सीआरआर बनाना पड़ सकता है, समझ में आई? या फिर जब आप रिडम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स का तो भी और सीआरआर का एक ही यूज रहता है, ध्यान रखना मेरे बेटा, सीआरआर का एक ही यूज है। बताओ सीआरआर बाद में जाकर भी किस में कन्वर्ट होता है? फटाफट बताओ सारे बच्चे, सीआरआर बाद में जाकर भी किस में कन्वर्ट होता है? शेयर कैपिटल। अरे बोलो, सीआरआर का एक ही यूज है, क्या यूज है? बोनस इशू करना। ये रहा द यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर। सीआरआर का क्या यूटिलाइजेशन है? एक तो ये कलर चेंज करने में बड़ा टाइम लगता है यार, एक लैपटॉप अच्छा सा लेना पड़ेगा जो फटाफट चले। इधर देखो, the utilization of CRR is further restricted to issuance of fully paid bonus share। इसका क्या मतलब हुआ? फटाफट बताओ। जो CRR का अमाउंट है उसको हम खाली कहाँ यूज कर सकते हैं मेरे बेटा, बताइए? ओनली फॉर बोनस शेयर। बोनस शेयर पता है किसी बच्चे को क्या होते हैं? अरे बोलो, बोनस शेयर पता है किसी को? जब कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करती है फेस वैल्यू को गिराकर। बोनस शेयर का मतलब होता है जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, उनको फ्री में विदाउट टेकिंग एनी मनी, कंपनी उनको फ्री में उनको शेयर्स इशू करती है, उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर। बोनस दो तरीके से इशू किया जाता है, एक होता है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाकर। मान लो आपने मेरी कंपनी के 10,000 शेयर ले रखे हैं, मैंने बोला हर 5 के बदले में 1 शेयर दूंगा, तो 5 के बदले में 1 का मतलब हो गया 1:5 का रेशियो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंपनी आपको 2000 बोनस इशू देगी। एक ये रहता है, गेट खोल दे बेटा। या फिर दूसरा क्या रहेगा, दूसरा क्या रहेगा बताओ? बोनस कॉल। बोनस कॉल क्या होता है? पार्टली पेड अप शेयर को कंपनी फुल्ली पेड अप शेयर बना देती है। बैठ जाओ मैडम, जा रहे हो? पार्टली पेड अप शेयर को क्या बनाए थे कंपनी? फुल्ली पेड अप। बैठ जा बेटा, तू बैठ जा, बैठ जा बेटा, चिच्ची खिलाएंगे अभी। चलो चलो, अब सर यहाँ तक हमें समझ में आया। पहले बताओ क्लियर हो गई सारे बच्चों को मेरी बातें? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है सर। तो सर आज आपने हमें सीआरआर के बारे में बताया, थोड़ा बहुत फ्रेश इश्यू के बारे में बताया। चलो देखते हैं आगे, ये सब तो बाद में देख लेंगे। पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द लीगल प्रोविजन आउटलाइन अबव, ये इन्होंने क्रक्स निकाला है। इट इज अपीयरेंट, ये साफ साफ क्लियर हो रहा है, दैट ऑन द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर out of accumulated profit, it will be necessary to transfer to the CRR on an amount equal to the amount repaid on redemption of preference shares on account of face value less proceeds of a preference। तो वो ये वाली इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम अभी बेस बनाकर करेंगे जब भी क्वेश्चन करेंगे। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी आप प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करोगे तो मेरे बेटा या तो उतने का सीआरआर बनाओ, सीआरआर नहीं बनाओगे तो उतने का क्या करो, फ्रेश इशू करो, या दोनों का क्या करो, कॉम्बिनेशन करो। समझ में आई बात या नहीं है? सर बिल्कुल क्लियर है, फालतू टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलो, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। ठीक है, तो ये मेथड्स बता रहा है। फर्स्ट मेथड क्या है, फ्रेश इशू कर दो, या फिर आप क्या कर दो, सीआरआर बना दो, फ्रेश इशू कर दो, या फिर मेरे बेटा क्या बना दो, सीआरआर, या फिर क्या कर दो बच्चों बताओ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। समझ में आई बात या नहीं, जल्दी से बताओ। यस सर। तेरे भी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, तो इंटेलिजेंट है। अब देखो इसका रीजन जानना चाहते हो सर, एक बारी फटाफट पढ़ दो। देखो बच्चों, आईसीआई के मॉड्यूल में इतना अच्छे तरीके से समझा रखी है ना चीजें, मैं क्या ही बताऊं। आपकी बुक्स में शायद इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है, बस सीधा एंट्रीज बताई, एंट्री बताने के बाद बस थोड़ा सा रिडम्पशन के बारे में बताया,
और फिर सीधा क्वेश्चन दे दिए भाई साहब, ऐसे थोड़ी मजा आता है। इधर देखेंगे सारे बच्चे, सर बस अब आप पढ़ते रहो, आप बस सुनते रहना, जहां मुझे लगे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं दे दूंगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मीन रीपेमेंट बाय द कंपनी ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ शेयर इशूड, नो प्रॉब्लम, वेरी इजी। According to the company that preference share issued by the company must be redeemed within the maximum period of 20 years। ठीक है सर, विद इन 20 years के अंदर अंदर हमें प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना होता है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो एक बात आ गई, 20 years की बात आ गई। दूसरी बात हो गई रिडम्पशन का मतलब। दस ए कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो कभी कभार पूछ लेता है थ्योरी वगैरह में, क्या कोई कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं। और कौन सा सेक्शन डील करेगा मेरे बेटा? सेक्शन 55। आप तो सारे यंग बच्चे हो, आपका तो दिमाग बहुत सुपर फास्ट चलता है, आप तो सेक्शन तक भी याद कर लेते हो। सेक्शन 55 कहता है डील्स विद द, अब बताइए, तो बताइए रिडम्पशन के लिए, जब कभी भी रिडम्पशन की मेरे बेटा बात होगी तो इसके लिए आपको सारी बातें कौन से सेक्शन में लिखी हुई है? सेक्शन 55 कहता है डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। समझ में आई बात? ये जल्दी से बता दो फटाफट। आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा ऐसा कि भाई No, sir. सर तो बुक No, पढ़ रहे sir. हैं या सर किताब से पढ़ के समझा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं? बोरिंग तो नहीं लग रहा आप लोगों को? अरे बताओ। हाँ No, sir. देखो, मैंने आपको पहले ही समझाया, ये मेरी मजबूरी है। अगर मैं सीधा काउंटिंग समझा दूंगा, उसका रीजन नहीं समझ में आएगा, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये सब चीजें आपकी बुक में भी नहीं गिवन है, तो ये थोड़ा सा डीप नॉलेज लेने के लिए थोड़ा सा मैंडेटरी है बच्चों, ठीक है? इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज। अब देखो कितना अच्छे से समझा रहा है, कहता है सेक्शन 55 डील करता है, ओके, इट एंश्योर दैट। अब देखो यहाँ लॉजिक की बात आएगी, लॉजिक को मैं रेड कलर से दिखाता हूँ। जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, इट एंश्योर दैट, क्या इट का मतलब सेक्शन 55 एंश्योर कर रहा है दैट नो रिडक्शन इन शेयर होल्डर्स फंड्स ड्यू टू रिडम्पशन एंड thus the interest of outsider is not affected। आई बात समझ में या नहीं आई? भैया आप पहले पैसा दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, कल को तुम इक्विटी का भी दे दोगे तो भैया बाहर वाले तो डर जाएंगे, बाहर वाले जो क्रेडिटर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, उनकी तो हालत खराब। तो कह रहा है द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर इज नॉट अफेक्टेड। आई बात समझ या नहीं आई? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, फॉर दिस इट रिक्वायर्स, ये लॉजिक है, इट रिक्वायर्स दैट आइदर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज मेड, या तो आप फ्रेश इशू करो या तो फ्रेश इशू करो। कहते हैं भैया आउटसाइडर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए, इसके लिए या तो आप फ्रेश इशू करो या फिर मेरे बेटा क्या बनाओ, CRR। समझ में आई? चलो सर इसको भी पढ़ देते हो ना, बढ़िया। कई बार तो ICI की तारीफ करने का मन कर जाता है, ICI इतना अच्छा मॉड्यूल बनाता है। ICI का मतलब पता है ना आप सभी बच्चों को? What is the full form of ICI? Institute of Chartered Accountants of India। ठीक है? The rational reason behind these provision is to protect the interest of outsider। Okay sir, to whom the amount is payable before redemption of preference share। ओहो हो सर, एक बात बताओ, जब आप पहले पैसा दोगे तो पहले आउटसाइडर को पैसा देना बनता है, सिक्योर्ड को दो, अनसिक्योर्ड को दो, डिबेंचर होल्डर्स को दो, क्रेडिटर्स को दो, बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो। ये क्या ड्रामा चल रहा है कि तुम पहले इन सबसे पहले इसको दे रहे हो? तो कहीं ना कहीं रिस्क है, तो वही बात को रिपीट कर रहा है, द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर इज प्रोटेक्टेड। मैडम इसमें रखिए नमकीन, दे दो खा लेगा, देखो ढेर होगा, लिटा दो उसको अंदर, उसमें वो उसमें सामने वाले जो है थक जाता है बेचारा। The interest of outsider is protected if the nominal value of capital redeemed is substituted। अच्छा, प्रोटेक्ट हो सकता है, या तो आप एक काम करो, आप जितने के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हो उतने का फ्रेश इश्यू कर दो, thus ensuring the same amount of shareholders fund। ठीक है? In case of redemption of preference share out of proceeds of a fresh issue of share, replacement of capital and tangible assets is obvious। obvious ही बात है, पैसा भी आएगा तो tangible assets भी आ जाएंगी। But if redemption is done out of distributable profit, replacement of capital is ensured in an indirect manner by retention of profit by transfer to CRR। आई बात समझ? इसको घर पे जाके तसल्ली से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये इनडायरेक्टली एक पाथ बनाया कंपनीज एक्ट ने, पकड़ ली कर देना। अच्छा, प्रेफरेंशियल को रिडीम कर रहे हो, एक काम करो पहले CRR। अबे अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ, अभी CRR प्रॉफिट में से बना लिया, और बाद में CRR का क्या यूज है बताओ फटाफट? व्हाट इज द यूज ऑफ CRR? बोनस शेयर इशू। हाँ, CRR बाद में कैपिटल में बन जाएगा।
CRR बाद में कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर बताओ, अल्टीमेट तो बात वही आ गई ना, एक तरीके से शेयर ही इश्यू हो गए हैं। तो इस तरीके से डिबेंचर होल्डर्स का या जो क्रेडिटर्स हैं इनका राइट क्या हो गया मेरे बेटा, प्रोटेक्ट हो गया। समझ में आई? इन दिस केस द अमाउंट व्हिच वुड हैव गॉन टू द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज रिटेन इन द बिजनेस, यानी कि रिवेन्यू प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो भैया रिवेन्यू प्रॉफिट, अब तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ से एक काम करो, रिवेन्यू प्रॉफिट है वो भी डिविडेंड के रूप में दे दो शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर का पैसा भी दे दो। तो मतलब तुमने क्या कर लिया, एक तरीके से राजा ने क्या करा, सारा खजाना लूट लिया। अब ऐसा थोड़ी होता है, राजा को पहले प्रजा का ध्यान रखना पड़ता है। तो वही वाली बात है। अच्छा तुम फिर अपने मंत्रियों को पैसे दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हो, दे दो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करो, जो तुम्हारे पास खजाना पड़ा हुआ है, जो तुम्हारे पास प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, मेहनत के प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, जिसमें से तुम डिविडेंड दे सकते, उस पर तो ब्लॉकेज लगा दो। और उस पर ब्लॉकेज लगाने के लिए क्या बना दिया, CRR। समझ में आई बात या नहीं बच्चों का? तो दिस इज द पॉइंट, ये लॉजिक्स हैं और ये लॉजिक्स पढ़ने से ही समझ में आते हैं। Thus, there is no additional drain for the net assets of the company. The transfer of divisible profit to CRR makes them non-divisible. आई बात, ब्लॉकेज सर वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो आप समझा रहे हो। तो मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ, मैं तो सही बताऊँ, पढ़ के भी नहीं आया हूँ, बट काफी सारी बातें सिमिलरली लिखी है। एज CRR तुम थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। A CRR can be used only for the issue of fully paid bonus share. Profit retained in the business ultimately get converted. ठीक है सर, मजा आ गया जी, नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें सर, ये बात आपकी बहुत ही अच्छे से समझ में आ। अब सर थोड़ा ऐसा है, ज़्यादा बोरियत वाली बात हो जाएगी, तो सर अब आप ना प्लीज़ 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 क्या करो, थोड़ा सा अकाउंटिंग समझा दो। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप रिडम्पशन कर रहे हो तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर चलेगा, ना कि फ्रेश इश्यू ऑफ डिवेंचर चलेगा। डिवेंचर तो आउटसाइडर बन जाएंगे, वो तो एक अलग चीज़ है। तो ये लिखा है द प्रोसीड फ्रॉम इशू डिवेंचर कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। ठीक है सर, अब अकाउंटिंग बताओ। सर अब हम ये सब पढ़ने के मूड में नहीं है, इसको आप अगली क्लास में पढ़ना, मैं आपको भेजूंगा या फिर मैं आपको पढ़वा दूंगा, डोंट वरी। अगर आज ही मैं सब कुछ पढ़वाऊंगा तो मेरे बच्चों आप नाराज हो जाओगे हमारे से, आप कहोगे सर अकाउंटिंग नहीं समझाई। क्या बात हो गई बेटा, बता। कोई बच्चा कुछ कह रहा था। आई होप आप सभी बच्चों को सारी कहानी, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज पर। रेडी हो आप सभी बच्चे? अरे बोल दो ना यार, हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। तो रिडम्पशन ऑफ, देखो मैंने क्लास कहाँ से शुरू करी, शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन कर रहे हैं, क्या क्या बातें हैं। अब आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल चुका है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं तो कंपनी CRR क्यों बनाती है, या कंपनी फ्रेश इशू क्यों करती है। अगर मैं इसी बात को मुझे 5 मिनट में समझाना होता तो सीधा बताता, बस वही बनाना होता, लेकिन अब आपका क्यों का जवाब मिल चुका है। अब हमने सीखनी है अकाउंटिंग एंट्रीज। नाउ वी हैव टू लर्न हाउ द अकाउंटिंग एंट्रीज आर टू बी पास। क्लियर है सही बच्चों को? करना स्टार्ट कर दें? अरे बोल दो ना। यस सर। यस सर। चलो अब एंट्री बनाते हैं सर, नो प्रॉब्लम। तो डिसएडवांटेज वगैरह, थ्योरी वगैरह आप साइड कर दिए। व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड एट पार, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, शेयर इशू करने की बात करो सर, शेयर इशू करने की तो एंट्री आती है बस, और तो हमें आते ही क्या है यार सर, सबसे बस है। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इन्होंने डायरेक्टली बना दी है, आप चाहो तो मेरे बेटा वही 2 एंट्री बना सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अगली एंट्री मेरे बेटा क्या बनाओगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉट। देखो मैंने आपको बोला था कि ये सारी एंट्रीज आपको आगे काम आएगी। आ रही है या नहीं आ रही है? इशू ऑफ शेयर्स में कराई थी सारी बातें, बोल दो ना बेटा यस सर। यस सर। अब नहीं Yes, sir. अभी डायरेक्टली बना रहा है, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, अब तुम नन्हे मुन्ना राई नहीं हो, अब तुम बड़े हो गए हो। समझ में आई बात? अब तुम बड़े बच्चे हो चुके, कह रहा मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बाकी आप चाहो तो 2 एंट्री भी बना सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और अगली एंट्री क्या बनाओगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 2 क्या 2 आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बात समझ आई बेटा या नहीं है? अरे सर जी बिल्कुल क्लियर है, आप भी परेशान कर देते हो बार बार बच्चों वाली चीज पूछ के, और ये तो सब हमें आता ही यार, कम से कम इतना तो भरोसा हमारे ऊपर कर लो यार, तुम भी बिल्कुल हमें नालायक समझते हो। इधर देख लो,
अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी बच्चों, सॉरी गलती हो गई मेरे से। अच्छा एक बात बताओ, आपको ड्यू करने की एंट्री आती है? सर हम बता देंगे एंट्री ड्यू करने की। आप किसी का भी नाम लेके पूछ लो, चाहे देख लो, अभी मैं 1 मिनट में बता दूंगा। मैं एक बार लिस्ट देखता हूँ और लिस्ट के साथ हम समझते हैं ड्यू करने की एंट्री का। शुभ अग्रवाल बताएगा। शुभ बहुत अच्छा बच्चा है। शुभ बेटा स्क्रीन पे आ जाओ और ड्यू करने की एंट्री बताओ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को Yes. पैसा दे रहे हैं, ड्यू करने की एंट्री बताओ। Yes, स्क्रीन पे sir. आओ। हैं? Yes, sir. एंट्री बता क्या होगी? Sir, preference shares और सर मैं पार पे बताऊं या प्रीमियम पे? रिडम्पशन एट पार है। रिडेम्पशन एट अरे पार सर यार फिर जल्दी बता। फिर तो नॉर्मली वो प्रेफरेंस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। यार तूने बेइज्जती करवा दी यार, सही बता रहा हूँ मैं कसम से भाई। हितांश कह रहा है मैं बताऊंगा। सर मेरे से तो पूछ के देख लो आप। बता बेटा हितांश। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू कर रहे हैं, पैसा देने जा रहे हैं, क्या एंट्री बनाएंगे? हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, सही बच्चे इधर देखेंगे। देखो बेटा, जब आप प्रेफरेंस, जैसे आपने डिबेंचर्स की एंट्री बनाई थी, जब आप डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दे रहे थे तो आप डिबेंचर खत्म कर रहे थे, तो मेरे बेटा परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये आपने एंट्री बनाई थी। मैं आपको समझा दूं परसेंट डिबेंचर डेबिट क्यों हुआ था। कर्जा खत्म हो रहा था इसलिए हमने इसको डेबिट करा, और डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि हमने उनको पैसे देने, अभी लायबिलिटी, नई लायबिलिटी आ गई है, अभी हमने पेमेंट करी नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? जी सर। उसके अलावा अगर रिडम्पशन एट पार पे होती थी तो हम ये एंट्री बनाते थे। अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम है, ड्यू करने की एंट्री बेटा। ड्यू का मतलब है अभी ड्यू डेट आई है, हम कह रहे हैं आपको पैसा देंगे। और अगर उस पर रिडम्पशन एट प्रीमियम होती तो एंट्री होती थी परसेंट डिबेंचर डेबिट, और मेरे बेटा क्या एंट्री होती थी? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट, और टू क्या टू आएगा? टू डिबेंचर होल्डर। बात समझ आई या नहीं है? जल्दी से मुझे बता दो सब कुछ। यस सर। यस सर। ये दोनों एंट्रीज मेरे बच्चों मैंने आपको पहले समझा रखी हैं, तो प्लीज थोड़ा सा रहम कर लो मेरे ऊपर, थोड़ा बहुत पढ़ लो। अब इधर देखो, अब सर आप किसको रिडीम कर रहे हो? नाउ वी आर गोइंग टू रिडीम। क्या रिडीम करने जा रहे हैं बताओ? क्या डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर। तो बस कुछ भी नहीं है यहाँ पर, परसेंटेज डिबेंचर की जगह क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू, पैसा किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर रिडम्पशन एट पार पर है तो ड्यू करने की ये एंट्री होगी मेरे बेटा। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है, अगर रिडम्पशन किस पर है मेरे बेटा? प्रीमियम पर है, तो फिर देन व्हाट विल बी द एंट्री? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट, और टू क्या? टू बताओ, टू क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर। बात समझ आई है नहीं है? जल्दी से बताओ। यस सर, आ गई। सर लॉजिक बताओ। लॉजिक यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कर्जा खत्म कर रहा हूँ, कैपिटल खत्म कर रहा हूँ, अब पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है तो उनके अकाउंट में डालेंगे, तो उनको क्रेडिट कर दिया। ठीक है बेटा, और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल तो देनी ही देनी है, साथ के साथ क्या भी देना है? प्रीमियम भी देना है। साथ के साथ क्या भी देना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी देना है। आई बात समझ नहीं? तो जनरल एंट्री क्या होगी? व्हेन आरुष इधर आई काम कर, वो जो सामने वाली दुकान है वहाँ से एक दूध की थैली लिया और पार्ले जी भी ले आई। नहीं तो मत जा, इसके लिए ले आई हो, लेस बेस खाएगा तो जा, 2 पार्ले जी ले आई हो। हैं? क्या कुरकुरे? कुरकुरे बेकार है, और बिस्किट खा लियो। चलो बच्चों, तो मेरे बेटा सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये रही एंट्री सर, दिस इज ड्यू करने की एंट्री है, और ये जब रिडम्पशन एट पार पर होती है और ये जब रिडम्पशन एट प्रीमियम पर होती है तो सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, क्योंकि कैपिटल क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है या जबरदस्ती हाँ भर रहे हो? जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर, समझ आ रही है। देखो बच्चों, मैं आपको पर्सनली बताऊं प्लीज, देखो मेरी तरफ देखो आप सही बच्चे, एक्चुअली अब आपका ये लेवल हो चुका है कि आपको ना, आपको ये सब चीजें आनी चाहिए समझ।
फिर भी मैं आप, ओ भाई सागर तेरी अटेंडेंस ले लूंगा, टेंशन मत ले। तो कह रहा है बाय बाय टाटा, हेलो सर बाय, ये सोमिल भी अटेंडेंस दे रहा है। अबे अटेंडेंस के लिए पढ़ते हो क्या, ये बताओ। अटेंडेंस लेके पहले ही चले आया करो, एक काम करो, अभी तो मैंने बोला भी नहीं अटेंडेंस भेज रहे हो। इन्होंने बच्चों ने मूड खराब कर दिया, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। हाँ जी बच्चों, इधर देखेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा, ड्यू का मतलब हमें पैसा देना है, तो पैसा दे रहे हैं, तो पैसा अगर हम अबे चार्जिंग पे लगा ले, बैटरी डाउन हो गई तो। एक बात बताओ, इधर देखो सर, जब हम पैसा ड्यू कर रहे हैं तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, कैपिटल हमारी खत्म होगी। तो जब हमारी कैपिटल खत्म होगी तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, अच्छा सर कैपिटल हम खत्म कर रहे हैं, टू क्या करेंगे फटाफट बताओ, टू हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर बेटा अभी अटेंडेंस मत दो, यहाँ समझने पे ध्यान दे लो। इधर 5-10 मिनट 7 मिनट का टाइम बच रहा है, ये सारा इतने में एक क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। एक एंट्री पूछ लो तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, बस और डिस्टरबेंस क्रिएट करें। इधर देखो, तो यहाँ पर सीधी सी एंट्री है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बात खत्म। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो ये भी कर्जा खत्म, ये भी कर्जा खत्म, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बात समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद बताओ पेमेंट करेंगे, तो मेरे बेटा आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, नो इशू। अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसको आप राइट ऑफ कर रहे हो तो यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है तो उसको यूज कर लो, अदरवाइज तो P&L को यूज कर सकते हो। ये रहा क्वेश्चन। ये तब है जब आप फ्रेश इशू कर रहे हो, और जब बेटा फ्रेश इशू कर रहे हो तो CRR बनाने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आएगा। ऐसे सेकंड भी हो जाएगा, इसको आप कर लेना, 3 भी हो जाएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी हो जाएगी। चलो पहले इन्हीं तीनों को निपटा लेते हैं, खाले लो जी। अगर हम बात करते हैं तो अब एग्जांपल देखते हैं, 5000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 का ईच है, तो 5000 डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर हो गए, एक 100 का हो गया, 3 और 2 5 लाख के हो गए हैं। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय द इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो कंपनी ने साफ साफ बोला भाई फ्रेश इशू कर लेना और कुछ फालतू CRR बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जनरल एंट्री बनाओ। तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, आपको एक इक्वेशन ध्यान रखनी है, जितने का आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो उतने का तो फ्रेश इशू करना पड़ेगा या फिर CRR। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप 5 लाख की कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आपको फ्रेश इशू 5 लाख का करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर। तो CRR आपको बनाना नहीं है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 5 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो मेरे बेटा आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 50,000। तो पहले 50,000 शेयर इशू करने की एंट्री बना लो, और एंट्री बड़ी सिंपल है, इशू करने की एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, डायरेक्ट बना दी इन्होंने। अरे बोलो समझ आया कुछ या नहीं आया? यस सर। हाँ, तो डायरेक्ट समझाता हूँ तो लेवल बना लो हम, डायरेक्ट टाइम पहले लग गया अब बचा लेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं, लेकिन मेन चीज है पर्पस मस्ट बी सर्व, और पर्पस क्या है समझ आना चाहिए। टाइम बचा के क्या अचार डालना है, कुछ नहीं करना हमने। समझ नहीं आया तो कोई फायदा नहीं। अब तुम्हें इशू करने की एंट्री नहीं आएगी तो फिर तो बड़ी दुख की बात है। फिर भी मैं कहता हूँ नहीं आती तो टेंशन मत लो, मेरे से पूछ लो। पैसा आता है, बैंक बढ़ता है, कैपिटल बढ़ गई, एप्लीकेशन वगैरह इन्होंने खत्म कर दिया, वरना आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। तो 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट पार, ठीक है। इसके बाद ये ड्यू कर दिया, और ड्यू करने की क्या एंट्री बनाई है बताओ फटाफट, कैसे रिडम्पशन थी, रिडम्पशन पार पर यह कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। समझ में आ गई बात या नहीं? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। यस सर। बोलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10,000 है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 100 का ईच है, और कंपनी ने कोशिश करी है, कंपनी डिसाइड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। ठीक है, आप प्रीमियम पर शेयर इशू करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो पहले मुझे एक बात बताओ, आपको कितने की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी है? 10,000 गुणा में 100, तो 10,000 गुणा में 100 कितने की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको? वही अच्छी बात है। 4 और 2 10 लाख रुपए की कैपिटल रिडीम करनी है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जितने की कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो उतने की कैपिटल नहीं आनी चाहिए। समझ में आई बात? यहाँ पर ये पॉइंट है आप लोग, वो बेशक से आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, बट आप ध्यान रखना अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन 10 लाख, देयरफॉर द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, आपको फेस वैल्यू कितने के इशू करने पड़ेंगे? 10 लाख के। अब अगर आप 10 लाख के फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर इशू करोगे तो इसका मतलब 2 लाख का प्रीमियम भी आएगा।
क्योंकि आपको 10 लाख रुपए चाहिए, बैंक में 10 लाख नहीं चाहिए, आपको फेस वैल्यू 10 लाख चाहिए। तो फेस वैल्यू को 10 लाख चाहिए तो आपको 10 से भाग करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको 1 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो 1 लाख शेयर इशू करने की डायरेक्ट एंट्री होगी, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद मेरे बेटा ड्यू करने की एंट्री हो गई, और 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैप टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और उसके बाद फिर बच्चों किस चीज़ की एंट्री हो गई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात समझ आ गई होगी, ध्यान रखना, समझ में आया। उसी तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इसको आप ट्राई कर लेना। इसके बाद हम अगली क्लास में, तुम थोड़े बड़े भी हो जाओगे और ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली हो भी जाएगा। अगली क्लास में हम लोग इसको समझेंगे कि मिनिमम फ्रेश इशू कितना करना होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा तो नहीं है इसमें, तो खैर क्वेश्चन आपके पीसी तुलसियान में आपकी प्रॉब्लम्स हैं अराउंड, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से रहेगा। 10 के आसपास प्रॉब्लम्स हैं, और पीसी तुलसियान में भी ध्यान रखना मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आप लोगों की आईसीआई के मॉड्यूल से ही ले रखी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखोगे तो यू विल फाइंड सिमिलरिटीज आपको मिल जाएगी। समझ आया कुछ थोड़ा बहुत या नहीं आया, जल्दी से बताओ। यस सर। अगली क्लास में ये समझेंगे कि फ्रेश इशू कितना है, कॉम्बिनेशन वाला, यस सर। मिनिमम वगैरह सब वाला सिस्टम देख लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस जो है मेरे को दे दीजिए।